हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग कन्वेंशन के टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टॉपिक को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक अकाउंटिंग कन्वेंशन के साथ। अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम अकाउंटिंग कन्वेंशन का पता होना चाहिए, उसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे हम फर्दर अकाउंटिंग टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन के टॉपिक को भी कवर करेंगे। देखो, कन्वेंशन एक वर्ड है, अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसे आप धारणा या अवधारणा के तौर पर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलती है। और धारणा का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो काफी टाइम से चली आ रही है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन भी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो हमें हेल्प करती है अकाउंटिंग करने में, कंपनी को अकाउंटिंग करने में हेल्प करती हैं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडीज बट आर नॉट लीगली बाइंडिंग। अकाउंटिंग कन्वेंशन एक्सेप्ट की जाती है और लोग इनको अकाउंटिंग करने में, कंपनी अकाउंटिंग करने में फॉलो भी करते हैं, पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, AS होते हैं या इंड AS होते हैं, जो आपको फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग करते टाइम, तो इस तरीके से लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये अकाउंटिंग को हेल्प करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है और इनको फॉलो भी किया जाता है। दिस कन्वेंशन हेल्प इंश्योर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल मैनर। अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं रिलायबल रहती है, उसमें विश्वसनीयता रहती है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मेनली 4 टाइप की होती है: कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो इन चारों को ही हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन का मीनिंग आप समझ ही चुके हैं कि कन्वेंशन का मतलब है कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी धारणा, कुछ रूल्स जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें कहती है कि मान लो इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हमें उसको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको कोई लॉस हो सकता है तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए। उसके लिए आपको पहले से ही कह सकते हो कि मैनेजमेंट उसका कर लेना चाहिए। दिस प्रिंसिपल एडवाइस a accountant error on the side caused when there are uncertainties in estimating income or expenses. Potential expenses or losses should be recognized. Potential का मतलब है in future, immediately, while potential gains should not be recorded when they are realized. गेन्स शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रियलाइज। तो ये कह रही है कि जो पोटेंशियल अगर कोई लॉस है या कोई पोटेंशियल एक्सपेंस है जो हो सकता है तो उसको हमें पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए और उसके लिए हमें पहले से ही कह सकते हैं कि प्रिकॉशन भी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई गेन हो सकता है, पोटेंशियल गेन हो सकता है, तो उसको आपको तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो आप रियलाइज कर लो, वो गेन आपको हो जाए। उसको आप एंटिसिपेट पहले से मत करो, लेकिन अगर कोई लॉस है तो उसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है: इफ ए कंपनी फेसेस ए लॉ सूट्स इट लाइकली टू लॉस इट शुड रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड लॉस। अगर कोई कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह हो रहा है और लगता है कि वो केस कंपनी हार सकती है तो पहले से ही उस लॉस को रिकॉर्ड, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और उसके लिए रिजर्व्स वगैरह बना लेने चाहिए। हाउ एवर इफ ए पोटेंशियल गेन, अगर आप केस जीत के आपको कोई गेन भी हो सकता है। देखो, जब कोई केस होता है दोनों सिचुएशन होती है, तो आप हार भी सकते हो या जीत भी सकते हो। तो अगर जीतोगे तो आपको कोई ना कोई गेन भी होगा, तो उस गेन को आपको अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे आप तभी रिकॉर्ड करें जब आपको वो गेन हो जाए। तो कुल मिला के सिंपल सी आपकी कन्वेंशन है कि अगर कोई लॉस की पॉसिबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, उसके लिए रिजर्व्स वगैरह बना लो, लेकिन अगर कोई गेन की पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए अभी से आप एंटिसिपेट मत
करो। जब वो गेन आपको हो जाए तभी आप उसको रिकॉर्ड करो। तो ये थी आपकी फर्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट कन्वेंशन पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज लगातार करना। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट वंस ए कंपनी अडोप्ट अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड इट शुड कंटिन्यू यूजिंग दैट मेथड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल पीरियड्स। कंसिस्टेंसी अलाउ फॉर कंपेरेबिलिटी ओवर टाइम। देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी कोई अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल एक बार अडॉप्ट कर लेती है तो उसको उसे कंसिस्टेंसी के साथ अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में आपने डेप्रिसिएशन का फिक्स रेट मेथड यूज़ किया तो 2025 में भी आपको वही करना चाहिए और 2026 में भी वही करना चाहिए, जब तक कि उसे बदलना नेसेसरी ना हो। बार बार बदलने से क्या होता है, हमारे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं उनकी कंपेरेबिलिटी खत्म होती है। मीन्स हम पिछले साल के स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट ईयर के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है और डेप्रिसिएशन का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लेती है तो फर्दर ईयर्स में भी उसको स्ट्रेट लाइन मेथड्स को ही यूज़ करना चाहिए, जब तक कि इसको बदल के उसे फ़ायदा ना हो। अननेसेसरी उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके कहती है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सिंपल सी कन्वेंशन है कि जो इस तरीके से अकाउंटिंग हमने एक साल की, आगे आने वाले सालों में भी उसी तरीके से अकाउंटिंग करनी है, उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं अकाउंटिंग कन्वेंशंस को, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, जब तक कि उनको बदलना जरूरी ना हो। नेक्स्ट आपकी कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, और मटेरियलिटी का मतलब होता है कि आपका कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो ये आपकी कन्वेंशन क्या कहती है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है, वैल्यूएबल है, उसको शो करना जरूरी है तो आप उसे शो करो। जो इमटेरियल इंफॉर्मेशन है उतनी जरूरी नहीं है तो उनको आप ग्रुप में भी शो कर सकते हो या अलग से शो करने की नीड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेशनरी खरीदते हो ऑफिस के लिए, तो स्टेशनरी में आप पेन, रजिस्टर या मान लो आप कैलकुलेटर वगैरह खरीदते हो, तो ये छोटे छोटे आइटम्स है 100-50 रुपए के, तो इनको बार बार अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप स्टेशनरी लिख के इकट्ठा भी अमाउंट लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है वो सिग्निफिकेंट है और बिजनेस के लिए जरूरी है तो उसको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना जरूरी है। यही इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन ओनली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वुड इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है उसको क्लियर रिकॉर्ड करना शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माइनर डिटेल्स डोंट इम्पैक्ट डिसीजन कैन बी ओमिटेड। तो कोई माइनर सी डिटेल जो है उसको हम छोड़ भी सकते हैं अगर वो हमारे डिसीजन मेकिंग पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती। इसका भी एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर कोई 20 रुपए की चीज़ है तो आप उसको अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एंट्री उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर देना किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए रिलीवेंट है। द प्रिंसिपल डेडिकेट्स दैट ऑल रिलीवेंट एंड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। आप नीचे अकाउंटिंग स्टेटमेंट के नीचे नोट डाल के भी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। इट इंश्योर दैट यूजर्स of the financial statement have enough information to make informed decision। इससे क्या होगा, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारे शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता होगी और वो सही से डिसीजन ले सकेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ ए कंपनी हैज ए पेंडिंग लॉ सूट इट शुड इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द लॉ सूट इन द नोट्स to financial statement even if the outcome is uncertain to inform user about potential liabilities। लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है कि उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, पेंडिंग केस है, अब अनसर्टेनिटी है, वो फ्यूचर में उसको विन भी हो सकती है या मान लो उसका लॉस भी हो सकता है, फिर भी उसे वो इन्फॉर्मेशन चाहे नोट्स बना के देनी होगी ताकि जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको पता रहे कि पोटेंशियल यानी फ्यूचर में क्या क्या लाइबिलिटी हो सकती
है। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर एसेंशियल टू क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट आपकी कन्वेंशन है, तो आपकी चारों कन्वेंशन हो गई, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको टॉपिक समझ आया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।